मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज इतिहास के क्लासेस के अंतर्गत जो जेपीएससी प्रीलिम्स के प्रथम पेपर के अंतर्गत जो हम लोग चल रहे हैं, वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आया करते हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक इस क्लासेस को आपको कंप्लीट करना है। जितना भी मैं बताऊंगा, अगर इस सेक्शन से एक भी क्वेश्चन आते हैं, दो भी क्वेश्चन आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था दिल्ली सल्तनत में, उसी दौरान साउथ इंडिया की ओर उसने बना विस्तार कर लिया था और यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। और 1336 में विजयनगर के द्वारा विद्रोह हुआ था, यानी कि पल्ले नायक और कापई नायक के द्वारा, जहाँ हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, उनके द्वारा सत्ता की स्थापना की गई थी हम्फी नामक स्थान से। ओके, यहाँ पर देखिए हम्फी, इसी को विजयनगर भी बोलते हैं। इन्होंने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। यह एक हिंदू राज्य था। और दूसरा 1347 में यहाँ पर हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति था, ओके, ईरानी था। उसने खलीफा से मान्यता लेकर इस क्षेत्र में गुलबर्गा को राजधानी बनाते हुए बहमनी साम्राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। यानी कि यह जो है 1336 में स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत के दौरान, और बहमनी जो है वह शुरू हुआ 1347 में। ठीक है, इन स्थानों को आपको नोट कर लेना है सावधानी पूर्वक। यहाँ देखिए पेनु कोंडा है, ये मदुरई है, तंजौर है, चंद्रगिरी है, ये हम्फी है, ये गोवा है। ठीक है, ये वारंगल है, ये गुलबर्गा, दौलताबाद, गोलकुंडा, तालीकोट। ये वारंगल भी विवादित क्षेत्र रहा था विजयनगर और बहमनी के बीच में। गोवा भी विवाद का कारण बना था। ये दोनों देख रहे हैं सीमांत क्षेत्र है। ओके, यहाँ कुछ नदियों की पोजीशन देखिए, नर्मदा, तापी। नर्मदा और तापी के बीच खानदेश बना जब इस साम्राज्य का पतन हुआ, बहमनी साम्राज्य का जब पतन हुआ धीरे धीरे, तो खानदेश, लेकिन जो मेन बहमनी साम्राज्य था उसमें अहमदनगर बना, बरार बना, बीदर बना, गोलकुंडा बना, बीजापुर बना। 1 2 3 4 5, ये पांचों राज्य बने। विजयनगर का अस्तित्व उसके बाद भी बना रहा। बाद में 1565 में बनीहट्टी की लड़ाई में, या तालीकोटा की लड़ाई में, या राक्षस तंगड़ी की लड़ाई 1565 में हुई, जिसमें इन पांचों राज्यों ने मिलकर, कई इतिहासकारों का कहना है यहाँ से 4 राज्य लड़े थे, इन पांचों राज्यों ने मिलकर विजयनगर को पराजित कर दिया और इसका अस्तित्व 17वीं सदी के मध्य में, 16वीं सदी के मध्य में लगभग खत्म कर दिया गया। हालांकि छोटे मोटे विजयनगर के उत्तराधिकारी जो है अगले 100 वर्षों तक, 1650 तक, 17वीं सदी तक अरविंदो वंश के रूप में रहे। तो हम लोग अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे, और जो संघर्ष का मुख्य कारण क्षेत्र था उसको केवल समझ लीजिए, फिर इस मैप को मैं मिटा दूंगा, जरूरत नहीं है। गोवा, वारंगल, ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में रायचूर दोआब। ओके, ये है रायचूर दोआब। किस किस नदी के बीच में है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। और विवाद का दूसरा जो कारण था आपका वारंगल और गोवा। ठीक है, तो इन सारे कारणों के साथ साथ रायचूर दोआब भी एक विवाद का कारण था। अब दोनों साम्राज्यों के बारे में अलग अलग हल्के स्टडी हम लोग कर लेते हैं, वहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे। विजयनगर स्थापना जो हुई थी 1336 ईस्वी में, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक MBT दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ओके, संस्थापक जो थे, सहकारी राज्य था, भाइयों को जाता था उत्तराधिकारी, पुत्रों को नहीं शुरू में। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम। चलिए इसके वंशों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन से यहाँ वंश हुए।
तो पहला जो था आपका संगम वंश, दूसरा था सुलूभ वंश, तीसरा था तुलुभ वंश और चौथा था अरविंदु वंश। ध्यान से देखिएगा, ये कब से कब तक चला, तो ये स्टार्टिंग से चला है, ओके, 1336 से 1485। इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, ओके। सुलुभ वंश जो चला 1505 तक चला और इसके संस्थापक थे नरसिंह सुलुभ। लंबा समय तक यह नहीं चला, ये जो है 1505 से 1570 तक चला और इसके संस्थापक थे, बहुत ईजी है, वही नाम रख दीजिएगा, आगे वीर लगा दीजिएगा और यहाँ पर तुलुभ कर दीजिएगा। कृष्ण देव राय केडियार जो थे इसी वंश से संबंध रखते थे, ये प्रश्न भी आता है। 1570 से 1650, ठीक है। अरविंदु वंश, इसके जो संस्थापक थे तिरुमल, ओके। तो इस ढंग से 4 वंश टोटल थे विजयनगर साम्राज्य के रूप में, जिसे आप जानते हैं। अब बात करते हैं आखिर स्थापना कैसे हुई थी विजयनगर राज्य की। तो आपको पता है कि पहले नायक और कापई नायक के द्वारा विद्रोह किया गया था, बाद में एमबीटी के द्वारा फिर से अटैक किया गया था और हरिहर और बुक्का को दिल्ली पकड़कर ले जाया गया था और वहाँ पर जबरन उन्हें मुस्लिम धर्म में दीक्षित कर दिया गया था। लेकिन जब वे पुनः वापस लौटे विजयनगर वारंगल, ठीक है, तो यहाँ पर माधव विद्यारण नाम का एक ब्राह्मण था। इसने क्या किया, हरिहर बुक्का को फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया और इन लोगों के द्वारा ही फिर विजयनगर साम्राज्य में हम्पी को राजधानी बनाते। ऐसे राजधानी तो काफ़ी बदले भी समय समय पर, लेकिन हम्पी एक आप मान सकते हैं कि सरमान और लंबे समय तक राजधानी रहा था। विजयनगर को राजधानी बनाते हुए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब चलिए संगम वंश के राजाओं के कुछ वर्क को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकेंड, ये सब संगम वंश के राजा हैं। देवराय प्रथम, देवराय सेकेंड। अगर अंतिम शासक की बात की जाए संगम वंश का, तो यह था विरूपाक्ष सेकेंड। यह भी प्रश्न आ सकता है। संगम वंश 1336 से 1485 तक चला था, शुरू में ही बता चुका हूँ, सब लिखने का जरूरत नहीं है। अब चलिए इनके अलग अलग राजाओं के वर्क को देख सकते हैं। हरिहर प्रथम, इसका द्वार समुद्र की राजधानी जिस पर मलुक काफूर ने अटैक किया था, होयसल को जीता। अब विजयनगर में मिला लिया, ओके। ह से हरिहर, ह से होयसल, प्रथम याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं बुक्का प्रथम। ये विद्वानों का संरक्षक था। तोपों की लड़ाई लड़ी थी। किस लिए लड़ी थी? मुदगल के किले के लिए। किसके साथ लड़ी थी? बहमनी शासक अहमद शाह के साथ, ओके। इसका नाम आगे भी आएगा। इसके अलावा, हालांकि इसका फैसला नहीं हुआ इस लड़ाई का, इसके अलावा इसके काल में, बुक्का के काल में मदुरई का पर विजय हुआ। होयसल जीता था हरिहर ने, इसने मदुरई को जीत लिया और साउथ की ओर, ठीक है। और इसमें जीतने में प्रमुख भूमिका थी इसके पुत्र कुमार कंपन की। कुमार कंपन की वीरता से प्रभावित होकर इसकी पत्नी गंग देवी ने
मधुरा विजय नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, ये पुस्तक कौन लिखा है? तो गंग देवी किसकी पत्नी थी? कुमार कंपन। कुमार कंपन किसका बेटा था? बुक्का प्रथम का। ठीक है, यहां मैं बता चुका हूं भाइयों को सत्ता हस्तांतरित करने का प्रथा था। ठीक है, इसलिए कुमार कंपन शासक नहीं बना, अलग अलग शासक बने, बीच में कई शासक बने, उस पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अब हरिहर सेकंड में आ जाइए, जहां से प्रश्न आते हैं उसी को मैं इसके सिर्फ बता रहा हूं। हरिहर सेकंड जो था, इसके काल में बेटे को गवर्नर बनाने का परंपरा शुरू हो गया अलग अलग प्रांतों में। ठीक है, पहले भाई लोग को ही महत्व दिया जाता था। दूसरा जो इसका था, वारंगल, जो मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले मैप में, वारंगल के लिए लड़ाई शुरू हुआ किसके साथ? बहमनी के साथ। ठीक है, वारंगल के लिए लड़ाई शुरू हो जाता है। इसने कई क्षेत्रों को जीता। अभी तक आप देख रहे हैं कि इसके द्वारा होयसल जीत लिया गया है, इसके पुत्र के द्वारा मदुरई को जीत लिया गया है। इसने भी कई क्षेत्रों को जीता और विजयनगर को बढ़ाया, साम्राज्य को। गोवा, दाभोल, चौल, खरपेट्टन, जीडीसी के सूत्र, ऐसा जहां भी आएगा सूत्र वगैरह बना लीजिए, ट्रिक्स वगैरह। ओके, तो ये हुआ आपका हरिहर सेकेंड। अब आ जाइए देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। देवराय फर्स्ट। देखिए, इसके काल में पहली बार 10,000 मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति हुई, यानी कि मुस्लिम सैनिक का नियुक्ति हुआ फर्स्ट टाइम। इटली का जो था निकोलो कॉन्टी, इसी के शासन काल में विजयनगर आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया करता है। हरिद्रा बांध बनाया। इसके जीवन काल का अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सेक्शन को देखें तो फिरोज शाह बहमनी एक शासक था, बहमनी का। फिरोज शाह बहमनी के साथ 2 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, फर्स्ट वार में फिरोज शाह बहमनी जीता और देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, लेकिन फिर यह क्या करता है, देवराय प्रथम, जो वारंगल मैंने मैप में दिखाया उसको अपने पक्ष में कर लेता है। वारंगल शक्ति संतुलन था। ठीक है, मान लीजिए दोनों का वेट, शक्ति का वेट के रूप में अगर आप प्रस्तुत करें, बहमनी और विजयनगर दोनों का 90-90 kg है। अगर वारंगल छोटा सा स्टेट था, 1 kg भी उसका वेट है, जिधर चढ़ा दीजिएगा वो ज़्यादा भारी हो जाएगा। इस टाइप का सिचुएशन था वारंगल का। तो इसने क्या किया, वारंगल को अपने पक्ष में किया और सेकेंड वार में एफएसबी जो था हार गया। ठीक है, हालांकि अपनी पुत्री से विवाह किया था लेकिन फिर भी इसने बदला लिया। ठीक है, और इसके द्वारा श्रीनाथ नामक कवि को संरक्षण दिया गया था, जिसने हर विलास लिखा था। अब आइए देवराय सेकेंड के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, देवराय सेकेंड के काल का 1443 में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। ये बहुत ही, निकोलो कॉन्टी प्रथम में, देवराय के समय में अब्दुल रज्जाक ईरान से आया था। ओके, इसके अलावा इसने मुस्लिमों को मस्जिद बनाने की इजाज़त दी। इसने 3 उपाधियां ली थीं। ठीक है, जिसमें प्रौढ़ देवराय, इमादी देवराय
और गज बेटाकार। 3 उपाधि हो गया ये, प्रौढ़ देवराय, मादी देवराय और गज बेटाकार। इसके अलावा इसने कुछ पुस्तकें भी लिखी। महानाटक सुधानिधि, ब्रह्मसूत्र पर टीका। देखिए, राजाओं के द्वारा पुस्तक लिखने में थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगता होगा कि आखिर इन लोग पुस्तक कब लिख लेते थे, वो भी मध्यकाल के राजा, प्राचीन काल के राजा जब लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे। तो वास्तव में ऐसा होता था कि किसी लेखक के द्वारा ये लिखवा लिया करते थे और अपना नाम सिर्फ उसमें दे दिया करते थे। हर्ष के द्वारा ही 3 पुस्तकों को लिखा गया था, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसे वास्तव में धावक नामक एक लेखक ने लिखा था, सिर्फ नाम जो था हर्षवर्धन का था। ओके, तो ये संगम वंश के शासक थे, इतना याद रखिएगा, काफी है। सुलभ वंश 1485 से 1505, इसका केवल संस्थापक याद रखिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। तुलुप वंश कब से कब तक था, संस्थापक। तो तुलुप वंश में जो आपको करना है, एक तो कृष्ण देव राय को करना है, ठीक है। दूसरा अच्युत देव राय, तीसरा सदाशिव राय, राम राय। सबसे पहले कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तेनालीराम का कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे बचपन से। इनका कार्यकाल जो है याद कर लीजिएगा, कृष्ण देव राय का। इस सबसे महान शासक हुआ पूरे विजयनगर का कृष्णदेव राय, ठीक है। तेनालीराम इसका मंत्री था। इसने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया, समझे ना। और आदिल शाही वंश के शासक यानी कि बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह को भी पराजित किया। इसके अलावा पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। क्यों अनुमति दिया? ताकि ये गोवा को बीजापुर से जीत लें, ठीक है, जो फिर से चला गया था बहमनियों के हाथ में। जब बहमनी अलग अलग पार्ट में विभाजित हो गए थे तो उसमें एक बीजापुर भी था, ओके। इसलिए नाम बहमनी से बीजापुर में हम लोग आ गए हैं। जब बहमनी पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से उन लोगों का विभाजन हो गया था। लेकिन इससे ऐतिहासिक भूल कहा जाता है, राजनीतिक अदूरदर्शिता कहा जाता है। नांगलपुर नामक शहर बसाया अपनी माँ की याद में। इसने कई उपाधि ली, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका सूत्र जो है YAQ है, Y फॉर यवन राज्य स्थापनाचार्य, यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये 3 है, ठीक है। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, और अभिनव भोज। इतना याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के काल भी याद इनका रखना है, ओके। इसके बाद आता है नंबर अच्युत देव राय का। इसका जो काल था याद रखने का नहीं जरूरत है। अच्युत देव राय जो था, इसने महामंडलेश्वर नामक एक पोस्ट क्रिएट किया था, जो मंडल स्तर, ठीक है, यानी कि प्रांत से थोड़ा नीचे। अभी भी कमिश्नर बैठते हैं मंडल पर,
मंडल लेवल पे। तो मंडलेश्वर नाम का अधिकारी वहाँ पर देखता था। और कुछ मत याद कीजिएगा इसका। उसके बाद बैठा सदाशिवराव राय। ये जो था बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था, जिसके कारण राम राय नामक मंत्री ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। घोड़े के बाजार में विजयनगर शामिल हो चुका था। ठीक है, फिदेल दी कास्त्रो का नाम आता है इसके काल में, एक पुर्तगाली का। यहाँ पर जो सबसे विशेष है, रामराय का ही काल आप मान सकते हैं इसको, इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जो बहमनी शासक थे ऊपर, वो अलग अलग 5 पार्ट में बट चुके थे। नीचे विजयनगर अभी बचा हुआ था। ठीक है, तो इनके बीच लड़ाई हो गई। ठीक है, वो हुई तालीकोटा का, मैंने मैप में दिखा दिया है। तालीकोटा की लड़ाई, इसे राक्षस तंगड़ी का लड़ाई भी बोलते हैं, अब बनीहट्टी का लड़ाई भी बोलते हैं। ये 1565 में लड़ाई हुई, जिसमें हिंदू इतिहासकारों का कहना था कि 5 राज्यों ने मिल करके हराया है। ठीक है, जबकि मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 4 राज्य ही मिलकर हराए थे। ठीक है, देखिए सही कुछ भी क्या है नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मान करके चलिए कि बहमनी के जो भी बचे खुचे राज्य थे, ठीक है, उन सभी ने मिल करके विजयनगर पर अटैक किया और उसकी सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया। हालांकि इसके जो अंश थे विजयनगर के, वे अरविंदु वंश के रूप में, ठीक है, चंद्रगिरी को राजधानी बना करके आगे भी शासन करते रहे अगले 100 वर्षों तक, 90 वर्षों तक लगभग। अरविंदु वंश के बारे में कुछ नहीं जानना है, सिर्फ जानिए कि उसका संस्थापक जो था तिरुमल था। ऐसे तो राजधानी हम्पी था विजयनगर का, ठीक है, जिसको विजयनगर भी बोलते थे, लेकिन अलग अलग शासकों के द्वारा समय समय पर अलग अलग राजधानियां बनाई गई, उससे आपको याद रखना है विजयनगर का। हरिहर प्रथम के द्वारा एनगुंडी को राजधानी बनाया गया, बुक्का प्रथम के द्वारा गुट्टी को राजधानी बनाया गया, रामराय के द्वारा पेनगोंडा को राजधानी बनाया गया, और जो तिरुमल था, अरविंदु वंश का संस्थापक जो था, उसके द्वारा चंद्रगिरी को राजधानी बनाया गया। इतना ही राजनीतिक सेक्शन में याद रखना है। अब प्रशासन क्षेत्र में आते हैं हम लोग, वहाँ क्या क्या आपका प्रारंभिक परीक्षा में बन सकता है। तो प्रशासन क्षेत्र में जहाँ तक बात है विजयनगर का, तो साउथ इंडिया में जो भी प्रशासन था उसमें कुछ सुधार का क्रम दिखता है। ठीक है, यहाँ पर पहला चीज याद रखना है, यहाँ के राजा दिग्विजय की उपाधि लिया करते थे। दिग्विजय का अर्थ क्या होता है? दिग्विजय का अर्थ होता है पूरे विश्व का विजेता। ये सब राजत्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि उसे राजत्व के सिद्धांत के रूप में आप देख सकते हैं इन उपाधियों के माध्यम से। इसके मंत्री होते थे, जिसमें 15 से 20 मंत्रियों का समूह जो होता था वो बहुत ही प्रभावी होता था, जिससे कहा जाता था वेंकट विलास मानप। ऐसे तो केंद्र स्तर पर बहुत सारे अधिकारी होते थे, लेकिन 2 अधिकारियों को आपको याद कम से कम कर लेना है जो आ सकते हैं एग्जाम में। कौन कौन अधिकारी थे वे? रायसम और कर्णिकम। रायसम जो होता था वह राजा के आदेश का लेखन करता था, सुरक्षित रखता था उसको। ठीक है, कर्णिकम जो होता था केंद्रीय लेखा अधिकारी था। जैसे महालेखा परीक्षक अभी होता है, कैग जो होता है ना, उसी के रूप में आप देख सकते हैं। प्रांतीय प्रशासन की अगर बात की जाए
तो साम्राज्य जो था मंडल में विभाजित था, उसके बाद वलनाडु था, फिर नाडु, मेलग्राम, ग्राम। मेलग्राम पंचायत के रूप में आप ले सकते हैं, ग्रामों का समूह के रूप में। इसे स्थान भी कहा जाता था, ग्रामों के समूह को। इसका हेड जो होता था स्थानपति होता था। इसका हेड जो था मंडल का, ठीक है, इसमें अच्युत देव राय ने एक नया पद महामंडलेश्वर की नियुक्ति की थी, ठीक है, वो मंडल का हेड होता था। प्रांतीय प्रशासन आप लोग जान गए। विजयनगर में 2 स्तरीय स्पष्ट व्यवस्था थी, जिसे नायंकर व्यवस्था कहते थे और आयंगर व्यवस्था कहते थे। ओके, इसको समझिए क्या था नायंकर। नायंकर समझ लीजिए केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था थी प्रशासन की। सारे प्रशासन के सभी पक्ष जो है नायंकर व्यवस्था में ही आते थे, ठीक है, केंद्र स्तर पर। यहाँ पर वेतन के रूप में भूमि भी दिया जा सकता था, मनी भी। तो भूमि देने की जो व्यवस्था थी वेतन या दान के रूप में, तो नायंकर व्यवस्था के अंतर्गत आती थी भूमि देने की। तो इसमें था भंडारवाद भूमि, ये था खालसा भूमि की तरह समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत की तरह सरकारी भूमि। दूसरा था अमरम भूमि, ये युद्ध विजेताओं, युद्ध में जो मृत व्यक्ति होते थे ना, युद्ध में जो शहीद होते थे उन्हें दिया। ये सबसे ज्यादा था, 3/4 था टोटल जमीन का, ठीक है। मान्या भूमि, ये ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो सबसे ज्यादा कौन था? अमरम भूमि, नायंकर व्यवस्था के अंतर्गत। नायंकर आयंगर था ना दूसरा। आयंगर व्यवस्था एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। देखिए, चोलों और पल्लवों के काल में जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी उतना मजबूत नहीं रह गया था। अब सारा का सारा प्रशासन जो था गांव स्तर पर 12 अधिकारियों के हाथ में आ चुका था, ठीक है। ये 12 अधिकारी के हाथ में ही ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी, ठीक है। इसमें अगर कुछ प्रमुख अधिकारियों की बात आप करते हैं तो महानायकाचार्य ग्रामीण स्तर के सब अधिकारी थे, ओके। ये मध्यस्थ अधिकारी होते थे। तो महानायकाचार्य जो हुआ मध्यस्थ अधिकारी हुआ, तो किनके बीचों मध्यस्थता करते थे? राजा और ग्रामीणों के बीच। उसके अलावा परुपत्यागार नाम का एक अधिकारी आता है। ये राजा का प्रतिनिधि अधिकारी होता था गांव में, प्रत्येक गांव में एक एक। अंतरीभार आता है, एक ग्राम में जो विवाद होता था ना उसको सॉल्व करता था। तो अधिकारी वर्ग हो गए आयंगर के अंतर्गत। नायंकर आयंगर व्यवस्था 5वें नंबर में आपने समझ लिया। अब 6ठे नंबर में आइए, कर प्रशासन। देखिए, कर प्रशासन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो सुदृढ़ व्यवस्था थी। 98 जो था भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। सिद्धदाया
नगद राजस्व, नगद जो दिया जाता था। शिष्ट भू राजस्व को कहा जाता था। अब कर किस किस पे लगाता था, ठीक है। ऐसे तो समान भूमि हुआ कर या व्यवसाय हुआ कर, वो सब तो सिंपल है ही, लेकिन कुछ विशेष कर थे, उससे आपको याद कर लेना चाहिए। विजयनगर में भिखारी पर कर लगता था, व्यवसाय पर कर लगता था, सॉरी विवाह पर कर लगता था, मकान कर, ठीक है। ये सब, ये दोनों जो है थोड़ा विशिष्ट है। कर कितना था, अगर भूमि राजस्व का बात किया जाए तो कर का मात्रा कितना था, तो विभेदकारी प्रणाली थी, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार लिया जाता था, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 to 1/6 लिया जाता था। तो ये आपका, और यहाँ तक कि एक और चीज़ याद रखिएगा, 1/20 ब्राह्मण को मिलता था, जितना भी भूमि राजस्व था, और 1/30 जो मिलता था वो मंदिरों को मिलता था। ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण और मंदिर, ओके। ब्राह्मण मंदिर भी जो थे ये ब्याज पर पैसे वगैरह देते थे, जैसा कि आपने चोल चेर वाले में देखा था, तो ब्याज पर पैसे भी देते थे, जो सामान्यतः 12% ब्याज पर पैसा दिया करते थे, सूद पर लगाया करते थे। अब आइए पुलिस, सेना, न्याय प्रशासन। पुलिस कर भी लगता था जनता पर, उसे अर्सु स्वतंत्रतम कहते थे। सेना का विभाग जो था वो कंदाचार कहलाता था, ठीक है। और सेनापति को कहते थे महादंडनायक। न्यायालय 4 प्रकार का पाया गया है विजयनगर में। तिष्ठिता, चल, शास्त्रिता, शास्त्रिता, तिष्ठिता, चल, मुद्रिता, मुद्रिता, ठीक है। ये हुआ आपका पुलिस, सेना और न्याय से रिलेटेड प्रशासन। अब हम लोग आगे आते हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था को देखते हैं। चलिए, देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार तो आपका निश्चित रूप से कृषि था, ठीक है। व्यापार भी काफ़ी मात्रा में विदेशों से होते थे। आयात और निर्यात आप समझ ही रहे हैं। आयात में मुख्य रूप से घोड़ा, निर्यात में मुख्य रूप से मसाला और वस्त्र। बंदरगाहों की चर्चा जो है अब्दुल रज्जाक और बारबोसा के द्वारा किया जाता है, जो इस काल में आने वाले पुर्तगाल या ईरान के यात्री थे। विजयनगर के अर्थव्यवस्था के सारे पक्षों पर अगर आप ध्यान से डालते हैं पिछले अलग अलग आयोगों में आए हुए प्रश्नों के आधार पर, तो इसके मुद्रा से प्रश्न आया करते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख मुद्रा था, सोना का मुद्रा था वराह पैगोडा। जब हरिद्रा बांध बनाया था देवराय प्रथम ने, तो 3 लाख पैगोडा वहाँ पर टैक्स टोटल लगाया था। उसके अलावा फनम, फरतब, टार डिस्टेल, ये सब मुद्रा थे। सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा, मेन इसको याद कर लीजिएगा। कुछ विदेशी मुद्रा भी इस काल में मिले हैं विजयनगर क्षेत्र में, ठीक है। जैसे दुक्कत और फ्लोरिन इटली का था, क्रूजेदो पुर्तगाल का,
दिनार इटली का, फारस का। इतना याद कर लीजिएगा, ओके। केवल ध्यान रखिएगा ब्राह पैगोडा जो था वो सोना का सिक्का था, और कौन विदेशी सिक्का था उस पर कंट्रोल जरूर कर लीजिएगा। समाज आ जाइए विजयनगर का। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, दो मत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण और मंदिर व्यवसायिक होते थे, ओके। मंदिर अपने खाली जमीनों पर जुलाहों को या अन्य जातियों को बसा करके उसे विकसित करवाता था, ठीक है। समाज में दाएं जाति और बाएं जाति का उल्लेख मिलता है। दाएं जाति वैष्णव धर्म को मानने वाले थे जो कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। बाएं जाति जो थे शैव धर्म को मानने वाले थे जो उद्योग व्यापार शिल्प से जुड़े हुए थे। यहां पर देखिए, अगर जातियों की बात की जाए तो सुनार, लोहार, बढ़ई को अत्यधिक महत्व देते थे विजयनगर के राजा। इनके आर्थिक महत्व के कारण सुलोभ सूत्र याद कर लीजिएगा। श्रीरंग नाम का एक शासक हुआ विजयनगर में, जिसका एक लेख मिला है 1632 का, ठीक है। उसने कहा कि अगर सुनार, लोहार और बढ़ई को किसी भी तरह से सताया जाता है तो उस पर 20 पण का जुर्माना लगेगा। इसी तरह रामराय की अगर बात करें, जो सदाशिव राय का मंत्री था, उसने नाई को अत्यधिक महत्व दिया, नाई जाति को। हालांकि तेली, चमार इत्यादि जातियों को कम महत्व दिया जाता था। समाज के अगर अन्य पहलुओं को हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। वडवा, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में विजयनगर क्षेत्र में बस गए लोगों को कहा जाता था। वेश्वग, दासों की खरीद बिक्री को कहा जाता था। महिलाओं की स्थिति समाज के अंतर्गत अगर आप करते हैं तो अच्छी थी, ठीक है। जो कुछ विशेष था महिलाओं के संदर्भ में उसको मैं बता रहा हूं। यह अंगरक्षिका बनती थी शासकों की, ज्योतिष यानी कि भविष्य वक्ता भी बनती थी, मल्ल युद्ध में भाग लेती थी। इसके अलावा नृत्य संगीत जो सामान्य इनका कार्य था वो सब भी सीखती थी। महिलाओं की स्थिति को बताने वाले सिचुएशन के बारे में कुछ और जान लेते हैं, ठीक है। एक यात्री उस समय आया था पायस, उसका नाम था पायस। उसने कहा देवदासी प्रथा अस्तित्व में था। बारबोसा जो यात्री था पुर्तगाल का, उसने कहा था सती प्रथा अस्तित्व में था। और 1354 में एक साक्ष्य भी मिला है सती प्रथा का विजयनगर क्षेत्र से, जब मालगौड़ा नाम की एक स्त्री सती हो जाती है। पहला सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिला है? गुप्त काल में 510 में, ठीक है। इसके अलावा विधवा विवाह को समर्थन दिया जाता था, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि विवाह कर जो है लगा करता था विजयनगर में, लेकिन यहां पर कर से छूट दिया गया था। यह आपका हुआ स्त्रियों की स्थिति। अब चलिए विजयनगर की संस्कृति को थोड़ा सा लास्ट में जान लीजिए, यहां से भी कई प्रश्न बनते हैं। तो संस्कृति में केडीआर का
कृष्णदेवराय का प्रमुख योगदान रहा। इसने चारों भाषाओं यानी कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत सभी को संरक्षण दिया। इसने खुद पुस्तक लिखा, एक देवराय प्रथम ने भी लिखा था, ठीक है, महानाटक सुधा निधि, और केडीआर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था एग्जाम में अक्सर आता है, जाम्बवती कल्याणम, ये था संस्कृत में लिखा गया था। दूसरा अमुक्त माल्यदा, ये जो था तेलुगु में लिखा गया था। क्लियर। इसके अलावा इसके काल में जो विद्वान थे, नंदी तिम्मन, इसने लिखा पारिजात अपहरण पुस्तक। पेधन, दूसरा जो था पेधन, इसने लिखा मनुचरित्रम। मनुचरित्रम ये आता है आपका पारिजात अपहरण, मनुचरित्र, अमुक्त माल्यदा, जाम्बवती। विजयनगर के काल में सायण नामक एक ब्राह्मण ने, ठीक है, चारों वेदों पर टीका लिखा। तो ये तो साहित्यिक क्षेत्र हुआ संस्कृति का। कुछ अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्न आया करते हैं। जब मलिक काफूर का साउथ में अटैक हुआ था तो पूरी कलाकृतियों को भारी नुकसान पहुंचा था, दक्षिण भारत का भी। लेकिन विजयनगर के काल में फिर से इसका उत्थान हुआ, आप मान सकते हैं। तो इस काल में अगर चित्रकला में देखें तो लिपाच्छी चित्रकला विजयनगर का और नृत्य की जो शैली है वो यक्षिणी शैली। इसको याद रखिएगा, लिपाच्छी और यक्षिणी को। इसका रामायण महाभारत से संबंधित चित्र बनते थे। स्थापत्य में अगर देखा जाए तो गंबरनाथ, वरदराज, ये दोनों मंदिर जो बनाया इसी काल में कांची में बना। अंबारम में पार्वती मंदिर बना। हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके अलावा हजारा मंदिर, यह स्थापत्य के क्षेत्र में हो गया, चित्रकला के क्षेत्र में हो गया। स्थापत्य की शैली जो थी मुख्य रूप से द्रविड़ थी। द्रविड़ के आधार पर यहां बनते थे। दो टांगों पर खड़ा घोड़ा जो आप देखते हैं अलग अलग जगह में मूर्ति, विजयनगर काल की ही देन है, ठीक है, वह कलाकृति। इसके अलावा बुक्का प्रथम के द्वारा भी विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। देवराय प्रथम ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो विजयनगर साम्राज्य में आपको इतना ही करना है, इतना काफ़ी होगा। निश्चित रूप से विजयनगर पर आपका अब नियंत्रण हो